लास्ट क्लास में हमने एवरेज टोटल कॉस्ट तक, एवरेज फिक्स कॉस्ट तक पढ़ा था। अभी हम स्टार्ट करेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में देखो नाम के हिसाब से जाओ तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, वो हमारी क्या होगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सो द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द आउटपुट एवीसी कैन बी कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द टीवीसी बाय टोटल यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय टोटल यूनिट ऑफ आउटपुट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि क्या होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब। सो हम कह सकते हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज टीवीसी बाय क्यू। ओके, द एवीसी विल कम डाउन। ठीक है, अब ग्राफ में तो एवीसी जो है स्टार्टिंग में नीचे आएगा, ओके, एंड धीरे धीरे वापस इंक्रीज होगा। ठीक है, सो द एवीसी विल कम डाउन इन द बिगिनिंग एंड देन राइज एज द मोर यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर प्रोड्यूस इन ए गिवन प्लांट। ठीक है, एवीसी स्टार्टिंग में नीचे जाएगा, उसके बाद में ऊपर आएगा जैसे जैसे मोर यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर प्रोड्यूस। क्यों? क्योंकि एज वी ऐड मोर यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स इन अ फिक्स प्लांट द एफिशिएंसी ऑफ इनपुट्स फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन इट डिक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे हम मोर यूनिट ऐड करते रहते हैं तो स्टार्टिंग में तो एफिशिएंसी मेरी इंक्रीज होती है, पर धीरे धीरे जो मेरी एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज होने लग जाती है। थस एवीसी कर्व इज अ यू शेप्ड कॉस्ट कर्व। हम कह सकते हैं कि एवीसी कर्व जो मेरा है वो यू शेप्ड कॉस्ट कर्व है। सो ओके, अब मुझे निकालनी होगी एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट। तो जैसे कि टोटल कॉस्ट में हमने क्या कहा था, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होगा मेरा, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सो AC refers to the cost per unit of output. AC is known as unit cost since it is the cost per unit of the output produced. So AC is the sum of AFC and AVC. ठीक है, so it is the sum of average fixed cost and average variable cost. So average total cost, ठीक है, कैसे ऑब्टेन करेंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सो एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट बाय टोटल आउटपुट प्रोड्यूस। सो AC इज इक्वल टू TC बाई Q। ऑल्सो AC इज द सम ऑफ AFC एंड AVC। ठीक है, सो इन द शॉर्ट रन हम ये कह सकते हैं कि AC कर्व है वो भी यू शेप्ड होगा, क्योंकि मेरा AFC कर्व क्या था, यू शेप्ड है। ओके, so in the short run AC curve also tends to be a U-shaped curve. Okay, the combined influence of AFC and AVC will shape the nature of AC curve. Okay, so as we observe, average fixed costs begin to fall with an increase in the output while average variable costs come down and rise. ठीक है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि एवरेज फिक्स कॉस्ट मेरे क्या करती है, स्टार्टिंग में इट विल बिगिन टू फॉल जैसे जैसे मेरा आउटपुट इंक्रीज होगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में क्या होगा, जैसे मेरा आउटपुट इंक्रीज होगा, ओके, it will rise, the curve will rise. So as long as falling effect of AFC is much more than the rising effect of AVC, the AC will tend to fall. ठीक है, तो जब तक मेरा AFC का जो फॉलिंग इफेक्ट है वो AVC यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के राइजिंग इफेक्ट से ज़्यादा है, तब तक जो है मेरा जो एवरेज कॉस्ट का एवरेज टोटल कॉस्ट का जो कर्व है वो फॉलिंग में आएगा। ठीक है, सो एट दिस स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स ऑपरेट कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फोर्स AC टू फॉल। ठीक है, यहाँ पे एक पूरा रिसोर्सेज का कंप्लीट यूटिलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से जो मेरा एवरेज कॉस्ट है वो फॉल होने लगेगा। सो व्हेन द फर्म प्रोड्यूसेस द ऑप्टिमम आउटपुट AC बिकम्स मिनिमम। तो जैसी फर्म मेरा ऑप्टिमम आउटपुट प्रोड्यूस करता है, जो मेरा एवरेज कॉस्ट क्या होता है वो मिनिमम हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज लीस्ट कॉस्ट आउटपुट लेवल। Again at the point where the rise in the AVC is exactly counterbalance the fall in the AFC, the balancing effect causes AC to remain constant. So balancing effect क्या करता है, मेरे AC को constant बनाता है। So in the third stage when the rise in average variable cost is more than the drop in AFC, ठीक है, जब मेरा rise, ठीक है, is in average variable cost is more than the drop in AFC, ठीक है, फिक्स वेरिएबल कॉस्ट के ड्रॉप से ज़्यादा है। अगर मेरा राइज इन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मेरे फिक्स वेरिएबल कॉस्ट के ड्रॉप से ज़्यादा है, देन AC shows a rise. Okay, so when output is expanded beyond the optimum level of output, the diminishing returns sets in and diseconomies of scale start operating. ठीक है, so basically इसमें 3 स्टेज है।
पहले अगर मेरा एवरेज कॉस्ट मेरा जब हावी हो रहा है तो उसकी उसकी वजह से क्या होगा, मेरा जो कर्व है वो फॉलिंग होगा। फिर जैसे ही मैं एक ऑप्टिमम आउटपुट पे पहुंचता हूँ, ठीक है, तो जहाँ पे मेरा एवरेज कॉस्ट क्या होता है, मिनिमम होता है, फिर अब मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का इफेक्ट ज़्यादा होने लग जाता है थर्ड स्टेज में। तो वो क्या, कौन सा उसका इफेक्ट होता है, उसका इफेक्ट होता है राइजिंग। ओके, नेक्स्ट, at this stage individual factors are used in wrong proportions, thus AC starts rising in the third stage. ठीक है, सो AC जो है मेरा थर्ड स्टेज में राइज करने लग जाता है। ठीक है, thus the short AC curve is also called as plant curve. It indicates the optimum utilization of given plant or optimum plant capacity. ठीक है, अब बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की। सो मार्जिनल कॉस्ट में बी डिफाइंड एज नेट एडिशन टू द टोटल कॉस्ट एज वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सपोज आपने कोई एक प्लांट बनाया, ठीक है, उसको ये बोला कि ये इतना प्रोडक्शन करेगा। अब एक एक्स्ट्रा यूनिट अगर आप प्रोड्यूस करें तो उसमें जो एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व होगा उसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। सो इन अदर वर्ड्स इट इंप्लाइज एडिशनल कॉस्ट इंकर्ड टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट। सो एक एक्स्ट्रा यूनिट, उसके साथ जो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट कॉस्ट ₹100 टू प्रोड्यूस ₹50 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एंड ₹105 टू प्रोड्यूस 51 यूनिट्स। ठीक है, आपने मान के चलिए कि 100 रुपये में मेरी 50 यूनिट बन रही हैं। अब सपोज मेरे को एक यूनिट और बनानी, तो 51 यूनिट्स में मेरे कितने रुपए लग रहे हैं, 105 रुपीज़ लग रहे हैं। सो ₹5 इज योर marginal cost. So it is obtained by calculating the change in total cost as a result of change in total output. Also MC is the rate at which the total cost changes with the output. So marginal cost एक रेट भी बताता है कि कैसे मेरा टोटल कॉस्ट है वो आउटपुट के हिसाब से चेंज हो रहा है। सो इट इज़ नेसेसरी टू नो दैट MC इज इंडिपेंडेंट ऑफ TFC। ठीक है, MC जो मेरा मार्जिनल कॉस्ट है वो टोटल फिक्स कॉस्ट से डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, एंड इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू TVC, और ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। सो एज वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ओनली 1 यूनिट। ठीक है, ओके, सो इन द शॉर्ट रन MC कर्व इज ऑल्सो टेंड्स टू बी यू शेप। सो MC कर्व जो होता है वो भी मेरा यू शेप होता है। द शेप ऑफ MC कर्व इज डिटरमिन्ड बाय द लॉ ऑफ रिटर्न। तो लॉ ऑफ रिटर्न के हिसाब से मेरा जो शेप ऑफ MC कर्व है वो बनाया गया था। सो इफ MC इज फॉलिंग, production will be under the condition of increasing returns, and if MC is rising, the production will be in the subject of diminishing returns. So जब भी मेरा marginal curve है वो fall कर रहा है तो मेरा क्या है, increasing returns है, और जैसे ही वो rise करता है तो मेरा क्या है, diminishing returns है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में एक्चुअल में कोई मनी इन्वॉल्व नहीं होता। सो अनलाइक अदर टाइप्स ऑफ कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डज नॉट require payment of cash or its equivalent. ठीक है, so it is a potential benefit or income that is given up as a result of selecting an alternative or over another. So example के लिए मान के चलते हैं कि आप suppose आपके पास में एक जॉब है, ठीक है, इन ए कंपनी डेट पेज यू $25,000 पर ईयर। ठीक है, लेकिन एक बेटर फ्यूचर के लिए आप चाहते हो कि आप मास्टर्स डिग्री आपको मिल जाए। ओके, लेकिन आप अपना जॉब पढ़ते वक्त कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, सो इफ़ यू डिसाइड टू गिव अप योर जॉब एंड रिटर्न टू स्कूल, ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि मैं अपने जॉब को छोड़ दूं और स्कूल में वापस जाऊं मास्टर डिग्री प्राप्त करने के लिए, देन यू वुड नॉट रिसीव $25,000। ठीक है, तो आपको अब $25,000 मिलेंगे नहीं। सो योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी $25,000। ठीक है, सो ये जो कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो मेरा $25,000 है। सो ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेटिव हैज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। It is not entered in accounting records but must be considered while making decisions. तो हर जगह पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, हालांकि उसको अकाउंटिंग में हम लोग लेते नहीं है, लेकिन उसको जब भी हमें इकोनॉमिक कोई डिसीजन बनाना हो तो हम उसे कंसिडर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव ₹50,000 टू इन्वेस्ट and have 2 options to share the market and real estate, and you are selected a share market and you got ₹4,000 return. ठीक है, आपको 4,000 रुपये रिटर्न में मिले इन 1 ईयर, एंड सेम टाइम इफ़ यू इन्वेस्ट इन रियल इस्टेट देन इट विल गेट ₹5,000 रिटर्न।
Then you have to invest ₹1000 due to not selecting real estate. This 1000 is called अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो एक जगह पे आपको पैसे लगाने से 4000 का रिटर्न आ रहा है और एक जगह पे पैसे लगाने से आपको 5000 का रिटर्न आ रहा है और आपने 4000 वाला चूज किया. सो जो 1000 रुपये जो बचा वो हमारा क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो लास्ट हम बात करते हैं संक कॉस्ट की. द कॉस्ट दैट हैव ऑलरेडी बीन इंकर्ड एंड कैन नॉट बी चेंज बाय एनी डिसीजन आर कॉल्ड संक कॉस्ट. जो कॉस्ट ऑलरेडी हमारे लग चुकी है और किसी भी डिसीजन से वो कॉस्ट चेंज नहीं हो सकती, उस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, sunk cost. For example, a company purchased a machine several years ago. Suppose मान के चलो कि एक कंपनी ने काफ़ी साल पहले एक मशीन खरीद ली, ठीक है. सो ड्यू टू चेंज इन फैशन इन सेवरल ईयर्स द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन कैन नॉट बी सोल्ड टू कस्टमर्स. लेकिन क्या हुआ कि किसी फैशन की वजह से या फिर किसी टेक्नोलॉजी की चेंज की वजह से अब वो प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स को बेचा नहीं जा सकता. सो द देयरफॉर अब वो मशीन यूजलेस हो गई. सो द मशीन इज नाउ यूजलेस और एब्सोल्यूट. So the price originally paid to purchase the machine cannot be recovered by any action and is therefore called a sunk cost. आप कुछ भी एक्शन ले लें, अब उस मशीन का कॉस्ट मुझे मिलेगा नहीं, तो इस कॉस्ट को हम कहते हैं sunk cost. Okay, so this cost should not be taken into account while making any decision because no action can reverse them. So अकाउंटिंग में जब भी हम बात करते हैं तो इन कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि हम इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते और हमें कॉस्ट किसी तरह से वापस नहीं मिल सकता. एक एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे कि पोल्यूशन व्हीकल्स बहुत सारी मैन्युफैक्चर हुई थी. किसी यूरो नॉर्म 3 के हिसाब से पोल्यूशन को बचाने के लिए यूरो नॉर्म 3 के हिसाब से बोला गया था कि सारी व्हीकल्स जो है यूरो नॉर्म 3 फॉलो करना चाहिए. अब क्या हुआ कि अचानक से नया नॉर्म आ गया, ठीक है, पोल्यूशन चेंज हो गया. अब जो गाड़ी ऑलरेडी आपकी उसमें बन चुकी हैं, यूरो नॉर्म 3 में बन चुकी हैं और उनको कह दिया कि सड़कों पे अब वो गाड़ी इनवैलिड होगी, ठीक है, तो उन सब की कॉस्ट क्या होगी, संक कॉस्ट हो जाएगी क्योंकि अब उसको आप ना तो बेच सकते हो ना कोई फ़ायदा प्रॉफिट कमा सकते हो. तो ऐसी चीज़ों पे जहाँ पे आप कोई प्रॉफिट कमा नहीं सकते हो वापस से, उसको बेच सकते नहीं हो, मशीन एकदम एब्सोल्यूट हो गई है, ठीक है, उसकी टेक्नोलॉजी एकदम ही ख़त्म हो गई है, तो उस कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, संक कॉस्ट. और इस कॉस्ट को हम कभी भी अकाउंटिंग में नहीं लगाते हैं क्योंकि ये इसको हम कभी भी रिवर्ट नहीं कर सकते. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.